हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में। आपको पता है, मैंने पहले बताया, ये जो क्वेश्चंस है ये हिंदू के एडिटोरियल से जो स्टैटिक पार्ट्स हो सकता है वो निकाले गए हैं। अभी तक के जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे वो उनको एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले किया था कि लोकायुक्त क्या होता है। लोकपाल की तरह राज्य पर जो भ्रष्टाचार को देखता है वो लोकायुक्त का कार्य होता है। आर्टिकल 163 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे गवर्नर को सलाह देने के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 164 में क्या था कि जो मुख्यमंत्री जो अपॉइंट किए जाएंगे और जो मुख्यमंत्री जो शपथ लेंगे, ये दोनों कार्य गवर्नर के द्वारा कराया जाएगा। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, जहां पर कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटीज मिलती है, उनके पीएफ वगैरह कटते हैं। मानव विकास सूचकांक के बारे में हमने देखा था, जिसमें केरला की फर्स्ट पोजीशन थी, चंडीगढ़ की सेकंड और गोवा की थर्ड। 2022 के विंटर ओलंपिक चाइना में होने वाले हैं और हरियाणा के हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था सरकार के उस डिसीजन पर जिसमें 15% जो जॉब थी आपकी वो लोकल लोगों के लिए रिजर्व थी, जो 30,000 से कम की नौकरी के लिए। इसके अलावा था कोल गैसिफिकेशन, जिसको बजट में इसका वर्णन किया गया था। इसके अलावा इग्नियस जो रॉक है वो कैसे बनती है, तो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है उससे इग्नियस रॉक बनती है, जिसके एग्जांपल बेसाल्ट, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। सेडिमेंट्री क्लेस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। बजट का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें एक्चुअली बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ एनुअल फाइनल स्टेटमेंट है जो आर्टिकल 112 में है। क्रिप्टो करेंसी, जिसको वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, और इस पर अगर वर्चुअली कोई ट्रांजेक्शन्स करता है तो उस पर 30% का टैक्स प्लस 1% का सेस लगेगा। टैक्स में और सेस में मैंने डिफरेंस भी बताया था उस दिन। वन कंट्री टू सिस्टम किस देश में? हांगकांग। ओनली इंडिया क्वालिफाई फॉर विंटर गेम्स जो चाइना में होने वाले हैं, बीजिंग में, उनके लिए सिर्फ एक खिलाड़ी ने ही क्वालिफाई किया था, आरिफ खान ने। और जो वहां की जो टॉर्च रिले सेरेमनी थी, भारत ने उसको अटेंड नहीं किया था। और इसके अलावा हमने देखा था यूगर कमेटी चाइना में जो है, चाइना में है ये यूगर कमेटी। इसके अलावा इनइक्वालिटी रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज की गई थी, वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी। और इंडिया का फ्री ट्रेडमेंट एग्रीमेंट करने जाने वाला है इंडिया ब्रिटेन के साथ। और एक टर्म था ब्रेग्जिट, जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने जो एग्जिट किया था उसके लिए ब्रेग्जिट वर्ड यूज हुआ था। और टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया है। और किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है? तेलंगाना। ये थे हमारे पुराने क्वेश्चंस। हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आईपीसी सेक्शन 375, तो आईपीसी सेक्शन 375 रेप को डिफाइन करता है, और जिसमें ये है कि अगर वुमेन के साथ उसकी बिना मर्जी के सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप बोलते हैं। अब ये इशू क्यों है? क्योंकि अगर आपको इशू समझ में आ जाएगा तो आपको ये जो स्टैटिक पार्ट्स है ये लंबे टाइम तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। तो अभी जो है आपकी मैरिटल जो रेप है उसकी बात हो रही है, और इस पर कानून लाने की बात की जा रही है कि मैरिटल रेप को भी किस कैटेगरी में आया जाए, उसको भी दंडनीय बनाया जाए। अभी तक भारत में मैरिटल रेप को, ठीक है, जुर्म नहीं माना जाता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का 103 अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था वो किससे रिलेटेड था? तो ये था आपके ईवीएस कोटा 10% का जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए क्या किया गया था? 10% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया था। और इसी से रिलेटेड इंदिरा साहनी केस है, जिसमें ये कहा गया था कि जो रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% होनी चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट था इसने
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किन 2 आर्टिकल में संशोधन किया था? तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जिसमें 2 क्लॉज जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). तो आपको वनडे एग्जाम के लिए इतना याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो ये है आपके ईडब्ल्यूएस कोटा टू द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। फिर अभी अक्टूबर 2021 में पीएम गति शक्ति के बारे में बात की गई थी और बजट में भी उसी चीज को रिपीट किया गया है। अब हम वो देखते पीएम शक्ति 7 फैक्टर्स पे है। ये 7 फैक्टर भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। इसमें रेलवे, रोडवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, इसके अलावा लॉजिस्टिक, इन जैसे इस तरह के 7 फैक्टर्स हैं। तो पीएम शक्ति के अंदर जो 7 फैक्टर्स हैं वो आपने ना याद करने। इसके अलावा अभी डिजिटल रूपी की बात की गई है कि जो रूपी है वो डिजिटल फॉर्म में आएगा, बजट में इसकी भी बात की गई। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इससे लास्ट ईयर 6.9 था, जो अब की बार 6.4 हो गया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है हमारा घाटा, यानी कि सरकार की कमाई कितनी हो रही है और उसका खर्च कितना हो रहा है। तो ये फिलहाल 6.4% है। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन ये रहती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.5 होना चाहिए। फाइनेंशियल कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब हमने फिस्कल डेफिसिट है, हमने उधार ले लिया, कमाई कम हुई, तो जब हम उधार लेते हैं तो उसपे ना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो हमारे जीडीपी का कितना पैसा सिर्फ ब्याज देने में चला जाता है, तो वो है 3.6%। ठीक है, यानी कि जितना बजट हमारे शिक्षा को भी नहीं मिलता, जितना बजट हमारी हेल्थ सेक्टर को भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा हमारा खर्च हो जाता है सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट को देने में। नेक्स्ट है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक एफआरबीएम एक्ट भी आया था 2003 में। तो ये भी आपने याद रखना है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारें ज्यादा उधार ना ले और अपने बजट को अनुशासन में रखे, इसके लिए एक लिमिट लगा दी थी और इसको कहा गया था एफआरबीएम एक्ट, जिसके अंतर्गत जो राज्य सरकारों पर एक लिमिटेशंस होती है कि वो उससे ज्यादा उधार ना ले। अब हम चलते हैं आगे, मनरेगा। तो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी जो एक्ट आया था वो 7 सितंबर 2005 को, और इसमें क्या होता है, 100 डे का मैनुअल लेबर देना जरूरी है। ये कंपलसरी है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो और अगर 100 डे का आपको मैनुअल लेबर नहीं दे पाई सरकार, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको उसके बदले का मुआवजा मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे। और एक और चीज, अब के बार के बजट में मनरेगा का बजट बढ़ा है कि घटा हुआ है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने याद रखना है, इस बार मनरेगा का बजट घटाया गया है। हालांकि गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब से कोरोना आया है तब से हर बार गवर्नमेंट को मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि साल पूरा नहीं होता उससे पहले ही ये बजट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? तो 2014-15 में शुरू किया गया था, और नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था कि वास्को डी गामा दोबारा से घूमता हुआ भारत आएगा। मेक इन इंडिया में ये था कि हमें सामान भारत में बनाना है। टारगेट क्या था इसका? 100 मिलियन जॉब 2022 तक, और 25% ऑफ जीडीपी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किससे होगी? जीडीपी का जो शेयर है, जीडीपी के शेयर में मैन्युफैक्चरिंग का 25% योगदान होना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।